प्यारे बच्चों, इस तीसरे अध्याय के 5वें भाग में आज हम आपको बतलाएंगे ऋण की शर्तें। देखिए, ऋण क्या है। इसमें एक पक्ष ऋण लेता है, कर्ज लेता है, और दूसरा पक्ष कर्ज देने वाला होता है। तो एक तरफ ऋण करता होता है और दूसरी तरफ कर्जदाता होता है। जब कोई उधार लिया जाता है, कोई ऋण लिया जाता है, तो लेने और देने वाले के बीच कुछ शर्तें, कुछ बातें तय होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी के पास गए और कह दिए भैया मुझे ऋण की ज़रूरत है, बैंक में गए और सीधे कह दीजिए मुझे इतने लाख रुपए या इतने हज़ार रुपए ऋण की ज़रूरत है और तुरंत मिल जाता है। या किसी साहूकार के पास गए या किसी व्यक्ति के पास आप ऋण लेने गए, तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही कहा तुरंत आपको ऋण मिल गया और उठा के उसने दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसके बीच कुछ समझौते होते हैं, कुछ बातें तय होती हैं, जिन्हें कुल मिलाकर के ऋण की शर्तें कहते हैं। तो पहली शर्त ये होती है कि ब्याज दर निर्धारित की जाती है ऋण की शर्तों में। तो पहली है कि हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है कि भाई हम 100 रुपया लेंगे तो वार्षिक कितने प्रतिशत हमको ब्याज देना होगा। तो ब्याज दर तय की जाती है, जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है। और आपने देखा होगा कि बैंक जब अपना ऋण देते हैं और जब इंस्टॉलमेंट EMI कटती है, मासिक किस्त कटती है, तो उसमें मूलधन और ब्याज दोनों जोड़ करके लिया जाता है। तो पहला जो बातें तय होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, वो होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ब्याज इंटरेस्ट, ये सबसे पहले तय होता है। ब्याज जो है पहली शर्त होती है, ब्याज दर, ये इम्पॉर्टेंट है। अब वो मासिक तय होती है, त्रैमासिक तय होती है या वार्षिक तय होती है। तो इस तरह ब्याज दर जो है पहली शर्त होती है। इसके बाद जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि जो ऋण लेने वाला जाता है, कर्ज लेने वाला जाता है, उसको कोई न कोई ऐसी संपत्ति, कोई न कोई ऐसी चीज़ गिरवी रखने के लिए दी जाना पड़ता है, बंधक के रूप में, जिसको सामान्यतया गाँव में या आम बोलचाल भाषा में हम कहते हैं बंधक। गिरवी रखने के लिए आश्वासन देता है, वो सौंपता है कर्जदाता को, उस पर अधिकार उसका देता है कि जब तक वह ऋण पूरा नहीं कर लेगा। उसी को समर्थक ऋणाधार भी कहते हैं, इंग्लिश में कोलैटरल कहते हैं। वो कोलैटरल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें मुख्यतया आपकी पुस्तक में दिया है लैंड प्रॉपर्टी। देखिए, जैसे कि अमूमन खेत पर लोग लोन लेते हैं, लैंड प्रॉपर्टी पर लोग लोन लेते हैं। आपके पास कोई ज़मीन है, आप उसको बंधक रख करके ऋण ले सकते हैं। इसी तरह अगर आपका रेजिडेंशियल प्लॉट है कहीं भी, तो उस पर भी मकान बनवाने के लिए बंधक रख करके या किसी और काम के लिए भी उसके कागजात को बैंक में जमा करके आप ऋण ले सकते हैं। तीसरा समर्थक ऋण आधार होता है मकान, हाउस। आप चाहे तो व्यक्ति लेने जो ऋण जाता है वो अपने घर को भी गिरवी रख करके उसका वैल्यूएशन किया जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा, और वो बैंक को सबमिट करता है कि इसका वैल्यू वर्तमान में इतना है, और उसी आधार पर ऋणकर्ता को, कर्ज लेने वाले को कर्ज दिया जाता है। और इसके साथ साथ होता है फिक्स डिपॉज़िट। जो बैंक में फिक्स डिपॉज़िट होता है, सावधि जमा होता है, उसके अगेंस्ट भी लोग लोन लेते हैं। और पोस्ट ऑफिस में एक होती है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NSC, उसमें भी लोग पैसा जमा करते हैं। तो जो पोस्ट ऑफिस में NSC, ये देखिए NSC है, इस NSC के बदले भी आप इसको भी बंधक रख करके ऋण लिया जा सकता है। गाड़ियों को, वाहन को आप ऋण लेकर के बंधक रख करके ऋण ले सकते हैं। अमूमन देखिए कार है, जीप है, बस है, ट्रक है, लोग उसी को बंधक रख करके ऋण लेते हैं। जितनी ट्रकें हैं, बसें हैं जो चलती हैं, लगभग वो फाइनेंस की जाती हैं ऋण पर ही। इसी तरह से पशुओं को भी, चाहे वो बकरी है, गाय है, भैंस है, पोल्ट्री फार्म है, पिगरी फार्म है, फिशरी फार्म है, इनको भी बंधक रख दिया जाता है, बंधक रख करके ऋण लिया जाता है। तो ये भी कोलैटरल का, समर्थक ऋण आधार का काम करते हैं। इसके साथ साथ गोल्ड है। ये प्रमुख चीज़ें
जिसको कहते हैं ऑर्नामेंट है, गोल्ड है, सोना है, महत्वपूर्ण धातुएं हैं, बहुमूल्य धातुओं को रख करके भी ऋण लिया जा सकता है। तो ये सारे समर्थक ऋणाधार होते हैं जिनके माध्यम से ऋण लिया जा सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये सारी चीज़ें जो आपके पुस्तक में दी गई हैं ये समर्थक ऋणाधार होती हैं। गारंटी के रूप में ऋण लेने वाला इसे गिरवी रखता है और जब वह कर्ज वापस कर देता है तो कर्जदाता इसको मूलतः इसको फिर वापस कर देता है कर्ज लेने वाले को। तो जब तक आप कर्ज अदायगी नहीं करते हैं तब तक ये चीज़ें बंधक बनी रहती हैं। ये आपकी पुस्तक में दिखाया गया है, ये एक शर्त होती है। तो दूसरा ये दिखाया गया है आवास ऋण। इसी तरह आजकल बहुत प्रचलन में आप देखे होंगे हाउसिंग लोन, ये बहुत ही प्रचलन में है। इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स जो बन रहे हैं, कॉलोनियाँ बन रही हैं, शहरीकरण हो रहा है और बड़े बड़े महानगरों में, शहरों में ये आवास ऋण के माध्यम से ही बहुत बड़ी प्रॉपर्टी लोग तैयार कर रहे हैं। किए हैं बैंकों से आवास ऋण लेकर के, हाउसिंग लोन लेकर के होम परचेस कर रहे हैं, हाउस परचेस करते हैं और इस तरह से बहुत बड़ी मात्रा में साख के माध्यम से घर तैयार किए जाते हैं, घर क्रय किए जाते हैं। देखिए यहाँ दिया है आवास ऋण, एक उदाहरण दिया है मेधा ने घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया। इस कर्ज पर ब्याज की वार्षिक दर 12% है और कर्ज को 10 साल में मासिक किस्तों में लौटाया जाना है। मेधा को बैंक से कर्ज लेने से पहले उसे अपनी नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड दिखाने पड़ते हैं। नॉर्मली जब आप हाउसिंग लोन लेने जाएंगे तो हाउसिंग लोन जो है वो बड़े ही आसानी से मिल जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा वो हाउस ही आपका गिरवी हो जाता है समर्थक ऋण आधार में। तो बैंक को सबसे ज़्यादा आसानी होती है हाउसिंग लोन देने में। तो लेकिन इसके साथ साथ बैंक ये देखता है कि आप EMI, इसकी मासिक किस्त जो है कैसे आप रिटर्न करेंगे, आपके आय का स्रोत क्या है। तो जब आप बताएंगे कि हम नौकरी करते हैं, यहाँ काम करते हैं, तो नौकरी संबंधी और वेतन संबंधी कि आपको जो सैलरी मिलती है उसका स्टेटमेंट आपके ऑफिस से बनवा करके आपको जमा करना पड़ता है। तो इस तरह से देखिए उसने अपने नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड दिखाने पड़ते हैं। बैंक नए घर के सभी कागज़ ऋणाधार के रूप में रख लेता है। जब भी आप कर्ज पर लोन पर हाउस लेने जाएंगे तो हाउस का जो मूल पेपर होता है उस पेपर को जो ऋण देने वाली संस्था है, वित्तीय संस्था है, बैंक है, उसे वो रख लेता है। जब तक पूरा ऋण नहीं चुकता हो जाता तब तक वह कागजात को नहीं देती है। तो यहाँ रख लेता है जिन्हें मेधा द्वारा ब्याज समेत कर्ज लौटाने पर वापस किया जाएगा। मेघा के आवास ऋण के निम्नलिखित विवरणों की पूर्ति कीजिए। ऋण राशि, कितना ऋण लिया है? 5 लाख रुपए। ऋण की अवधि 10 साल। आवश्यक कागजात, बैंक के घर, नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड। ब्याज की दर कितनी है? 12% है। अदायगी का स्वरूप क्या है? मासिक है और मासिक किस्त के रूप में। और समर्थक ऋण आधार घर का ही कागज। तो समर्थक ऋण आधार में घर का कागज, आवश्यक कागजात में भाई आप नौकरी करते हैं उसका रिकॉर्ड और आप मासिक वेतन पाते हैं उसका रिकॉर्ड अपने ऑफिस से जमा कीजिए। तो इस तरह से 5 लाख रुपए 10 साल की अवधि के लिए उसकी नौकरी पर, उसकी मासिक सैलरी जो मिलती है उसके आधार पर 12% ब्याज दर पर, मासिक किस्तों में अदायगी करने पर, हाउस के पेपर पूरे रख लेने पर ये उसको हाउसिंग लोन दिया जाता है। इन सब को मिला करके ऋण की शर्तें कहा जाता है। ऋण की देखिए ब्याज दर, समर्थक ऋण आधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहते हैं। तो इसमें 4 बातें देखिए आपके सामने आई। ब्याज दर, समर्थक ऋण आधार, कोलेट्रल, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीके। मुख्यतया ये 4 बातें जो है वो ऋण की शर्तों में शामिल होती हैं। ये है ऋण की शर्तों में ये 4 बातें मुख्यतया शामिल होती हैं। ऋण की शर्तों में एक ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। कर्ज की शर्तें उधारदाता और कर्जदार की प्रकृति पर भी निर्भर करती हैं। अगले भाग में ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जहां विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं में ऋण की अलग अलग शर्तें अलग अलग हैं। तो इस तरह से जैसे खेती के लिए ऋण है,
मकान के लिए ऋण है या फैक्ट्री लगाने के लिए ऋण है या कोई व्यवसाय करने के लिए ऋण है, जब आप बैंक में जाएंगे और इसमें इंक्वायरी करेंगे कि किस किस प्रकार के तरह के ऋण हैं, लोन दिए जाते हैं, तो आप देखेंगे कि एक ऋण की स्थिति से अगर दूसरी ऋण की स्थिति में देखा जाए, जैसे खेती के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनने में जितनी आसानी है, या आवास लेने के लिए जितने जल्दी आपको, और नौकरी कर रहे हैं, वेतन पा रहे हैं, तो जितने जल्दी आपको बैंक से ऋण मिल जाएगा उतने जल्दी और दूसरे व्यवसाय में नहीं मिल पाएगा। इसके साथ साथ देखता है बैंक की आपकी क्रेडिट कैसी है, आप बैंक में किसी अन्य बैंक से लोन लेकर के दिवालिया तो नहीं हुए हैं, वहाँ कर्ज दिए तो नहीं हैं, डिफ़ॉल्टर तो नहीं हैं। ये सारी बातों पर बैंक विचार करता है कर्ज देते समय। आओ इन पर विचार करें। उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋण आधार की मांग क्यों करता है? अब कोई चीज़ बंधक या गिरवी क्यों रखी जाती है बैंक द्वारा या जो भी ऋण देता है उसके द्वारा? इसलिए कि अगर ऋण लेने वाला कर्जदाता अगर कर्ज को अदा करने में असफल हो जाता है, नहीं करता है, तो उसकी जो गिरवी रखी हुई है, बंधक रखी हुई है, कोलेट्रल की जो प्रॉपर्टी है, वो संबंधित ऋण देता उसको उधारदाता जब्त करके उसको बेच करके पैसा अपना प्राप्त कर सकता है, अगर उधार लेने वाला अदायगी नहीं करता है। हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी निर्धन है। क्या यह उनके कर्ज लेने की क्षमता को प्रभावित करती है? अब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि ये सिस्टम तो बात समझ में आ गई कि ऋण की शर्तें ये जो 4 प्रमुख हैं, उसमें ब्याज दर है, समर्थक ऋण आधार है, अदायगी का स्वरूप क्या है, आवश्यक कागजात क्या हैं, भुगतान के तरीके कैसे होंगे। लेकिन जो हमारे देश की अगर देखा जाए कि एक गरीब आदमी है जिसके पास जितनी चीज़ें हमने समर्थक ऋण आधार में बताया अमूमन नहीं है, न उसके पास बड़ा मकान है कोई बढ़िया अच्छे पैसे वाला की कीमत वाला, न उसके पास लैंड प्रॉपर्टी है, न पशु है, न गहने हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको बंधक गिरवी रख सके, तो क्या यह उनके कर्ज लेने की क्षमता को प्रभावित करती है? अवश्य उनके कर्ज लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। इसलिए बड़े पैमाने पर बड़ी राशि में इन लोग कर्ज लेने से वंचित हो जाते हैं। कोष्ठक में दिए गए सही विकल्पों का चयन कर रिक्त स्थानों को पूर्ति करते समय करें। ऋण लेते समय कर्जदार आसान ऋण शर्तों को देखता है। इसका अर्थ है निम्न ब्याज दर, आसान अदायगी की शर्तें और कम समर्थक ऋण आधार एवं आवश्यक कागजात। इसीलिए गांव में जनरली देखिए जाकर के अगर आप कहिए बैंक से ऋण लेने के लिए, लोन लेने के लिए, तो लोग कहेंगे क्या, अरे बैंक के चक्कर में मत पड़िए, ये कागज़ ले आओ, वो कागज़ ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, इसके बाद पैसा उसी के बदले खाते हैं। इतनी ज़्यादा मारा मारी होती है कि ब्याज दर तो कम रहती है, लेकिन इतने समर्थक ऋण आधार, इतने आवश्यक कागजातों की ज़रूरत पड़ती है कि लोग कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष करके बाध्य होकर के जा कर के देसी साहूकारों से या देसी उधारदाता जो ब्याज पर ऊंची ब्याज दर पर पैसा बांटते हैं उन्हीं से कर्ज लेते हैं। ख़ास करके जितनी भी बाज़ार हैं उसमें आप जाएंगे, जितने भी फुटकर व्यापारी हैं, रेडी पटरी लगाने वाले, ठेला घूमचे वाले, ये छोटे छोटे जितने दुकानदार हैं, ये सब देसी साहूकारों से ऋण लेते हैं। और सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बैंक जो ऋण देता है उससे ये कम ऋण लेते हैं, क्योंकि आवश्यक कागजात और समर्थक ऋण आधार का अभाव इनके पास रहता है। तो इस तरह से ये ऋण की शर्तों का ये 5वां एपिसोड पूरा हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप इसको बेहतर तरीके से समझे होंगे।